नमस्कार दोस्तों, 6 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। पहली न्यूज़ है, थर्ड वेव इनएविटेबल सेज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। कोरोना वायरस की थर्ड वेव इनएविटेबल है, ऐसा बोला है के विजय राघवन ने, जो कि हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस हिसाब से वायरस सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पे विजय राघवन साहब बोल रहे हैं कि भैया तीसरी वेव आनी ही आनी है, तो हमें उन कोविड-19 वैक्सीन्स को अपडेट करने की ज़रूरत है और इन कोविड-19 वैक्सीन्स को नए स्ट्रेन्स और म्यूटेशंस के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इस बात पे कोई गारंटी नहीं है कि ये थर्ड फेज ऑफ कोरोना वायरस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, बस हमको प्रिपेयर्ड रहना है न्यू वेव्स के लिए। देखिए, अब ये तो बात ही मत करो कि तीसरी कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, क्योंकि इस बात का हमको अंदाजा तक ही नहीं था कि दूसरी कोरोना वायरस की वेव इतनी खतरनाक होगी। तो हम बस क्या कर सकते हैं कि कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं और आगे आने वाले समय में वैक्सीन के अपग्रेड प्रोसेस को फास्टन कर सकते हैं। कुछ और इफेक्टिव वैक्सीन बनाई जाएं जो कि नए म्यूटेंट की तरफ थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव हों। कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के डेली इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इंक्रीज इन डेथ्स भी देखने को मिला है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में। तो स्टेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखें, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न फैल रहे हैं। स्ट्रिंजेंट पब्लिक हेल्थ मेजर्स लें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, जेन्युइन सीक्वेंसिंग करें उन पॉजिटिव सैंपल्स की जिनकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल है। तो भाई, इंटरनेशनल ट्रेवल करके जो लोग आते हैं उनका कोरोना वायरस की टेस्टिंग होती है, एक आते ही होती है, एक आने के 7 दिन बाद होती है। दोनों केसेस अगर निगेटिव हैं, वेल एंड गुड। अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो उनकी जेन्युइन सीक्वेंसिंग करवाओ, देखो कि भैया कौन सा म्यूटेंट लेके चल रहे हैं। फिर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात की जाए तो इसको नवंबर 1999 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने सेटअप किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? टू इवॉल्व पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड मिशंस फॉर द जनरेशन ऑफ इनोवेशन एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है भाई। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में टास्क को बनाना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, सोशल सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से। ये सेक्रेटेरिएट की तरह भी काम करता है टू द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कैबिनेट विद द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज चेयरमैन। और अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC, is an overarching council that facilitates the PSA ऑफिस। यानी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को PMSTIAC का ऑफिस मदद करता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, ये मदद करती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अब तक नहीं किया हो तो। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको जो भी मैंने वीडियोस बनाई है वो दिख जाएंगी। अगर अच्छी लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। और जो आपके छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको 1 मिनट के शॉर्ट्स बना के भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो आप शॉर्ट सेक्शन को भी रेफर कर सकते हो। फिर सेकेंड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन मराठा कोटा। तो इसको मैंने आज के हिंदू एडिटोरियल में भी डिस्कस किया। तो भाई, मराठा कोटा जो लॉ था जिसके चलते ओवरऑल महाराष्ट्र में रिजर्वेशन 68% पहुंच रहा था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 50% की सीलिंग को तब वायलेट कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो। मराठा कम्युनिटी को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया गया है, किसी भी तरीके से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं है, ऐसा बोल रही है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गायकवाड़ कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी, इन दोनों की रिकमेंडेशन से और इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पता चलता है कि भाई मराठास एक हद से ज़्यादा पिछड़ी कम्युनिटी है, इसलिए इनको 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना, मतलब कि इनको रिजर्वेशन देना 16% का, जिससे ओवरऑल रिजर्वेशन की लिमिट 50% क्रॉस हो रही है, ये सही नहीं है। ऐसा बोला जस्टिस अशोक भूषण साहब, जो कि प्रिसाइडिंग जज थे, जजमेंट को रीड कर रहे थे। तो ये महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। बोला इक्विटी जरूरी है, ये जो मराठास को रिजर्वेशन दिया गया जॉब एंड एजुकेशन में, ये सही नहीं है। हालांकि इस रिस्पेक्ट में बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो PG मेडिकल एडमिशंस हुए हैं मराठा कोटा के अंदर, इनको मान्य माना जाएगा। तो 9/9/2020 तक, 9 सितंबर 2020 तक ये जो PG मेडिकल एडमिशंस हुए हैं जिसमें ये कोटा अप्लाई हुए हैं, तो उन एडमिशंस को नलीफाई नहीं किया जाएगा, वो मान्य माने जाएंगे। हाँ, लेकिन आगे अब एडमिशंस इस नए कोटा लॉ के हिसाब से नहीं होंगे। तो
ये है पूरी की पूरी न्यूज़। 16% रिजर्वेशन दिया गया था मराठास को जॉब्स एंड एजुकेशन में, बाद में इसको काट के 12 और 13% किया गया इन एडमिशंस एंड जॉब्स। उसके बाद आप देखोगे कि इंदिरा साहनी केस के ऊपर भी एक डिस्कशन करने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। हम देखेंगे कि इंदिरा साहनी केस की 50% की सीलिंग लिमिट सही है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो 50% की सीलिंग लिमिट है रिजर्वेशन के ऊपर, इंदिरा साहनी केस में जो बताई गई थी 9 जज बेंच के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी केस में 6-3 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई 27% सीटें आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर सकते हैं। 27% कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल है। 10% कोटा जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए लेके आया गया था, उसको इनवैलिड बता दिया था उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब आप देखोगे, ये 1990s की बात कर रहा हूं मैं, अब आप देखोगे कि 2 साल पहले ही ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी 10% का कोटा हमारी सरकार लेके आई है, और कहीं ना कहीं वो 50% की लिमिट को वॉयलेट कर रहा है, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। लेकिन यहाँ पे मराठा वाले रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। इस न्यूज़ को मैंने जो आज हिंदू एडिटोरियल में डिस्कस किया है उसको जरूर देख लीजिएगा, और वहां पे मैंने एक वीडियो का रेफरेंस भी दिया है मराठा रिजर्वेशन लॉ के ऊपर लेके, और बाकी स्टेट्स में जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो रहा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ी आपकी प्रिपरेशन ज्यादा होलिस्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया यूके अडॉप्ट रोड मैप 2030। इंडिया और यूके ने एक एम्बिशियस रोड मैप 2030 अडॉप्ट किया है। एक वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन के बीच में, और यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया और यूके के बायलैटरल ट्राइज है ना, इनको अपग्रेड किया जाएगा टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी रिसेंटली इंडिया यूके के रिश्ते के रिस्पेक्ट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसका रीजन ये है कि पहले यूके डायरेक्टली इंडिया से निगोशिएट नहीं कर पाता था बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन एज एन इकोनॉमिक एंटिटी निगोशिएट करती थी किसी भी आउटर कंट्री से। अब चूंकि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है उसका, तो इंडिया से डायरेक्टली निगोशिएट कर सकता है। तो इस मीटिंग में दोनों लीडर्स ने सामने बैठ के कोविड-19 की सिचुएशन बात की, बोला कि पैंडेमिक पे कैसे लड़ना है, सक्सेसफुल पार्टनरशिप ऑन वैक्सीन के ऊपर बात की। मोदी जी ने बोरिस जॉनसन साहब को थैंक यू किया कि यूके ने जो भी मदद भेजी ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। फिर यहाँ पे एक इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप को चालू किया गया, और ये बोला गया कि आगे आने वाले समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जब तक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मॉडलिटी साइन नहीं हो जाती, तब तक एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भी चालू किया जाएगा। बहुत लंबे समय से इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट साइन नहीं कर पा रहे हैं। अब चूंकि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो ये एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन ऑन फ्यूचर कॉम्बैट एयर इंजन रिक्वायरमेंट की भी बात की गई है। फिर ये बोला गया कि भाई कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, G20, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। फिर ट्रैक 1.5 डायलॉग और ट्रैक 2 डायलॉग्स दोनों कंट्रीज के थिंक टैंक के बीच में बढ़ाए जाएंगे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फ्रेमवर्क में दोनों कंट्रीज इंगेज करेंगी। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को दोनों कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगी। फिर भाई कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट किया जाएगा 2022 तक। यूके ने अडॉप्ट किया एक नया स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी। इसके चलते इस बात की एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया से और ज़्यादा लोग यूके में जाके नौकरियां कर सकते हैं। यूके इंडिया यंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉरन को लॉन्च किया जाएगा। इंडिया यूके टुगेदर साथ साथ एक जॉइंट कल्चरल प्रोग्राम चलाया जाएगा। कोलैबोरेशन इंक्रीज किया जाएगा गिफ्ट सिटी को लेके। ये जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी है ना, गिफ्ट सिटी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। गिफ्ट सिटी मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप वाला जो एग्रीमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको यूके में रह के नौकरी करने को नहीं मिलता है। तो इस बात को लेके कई बार इंडियन सरकार यूके से बहुत बार शिकायत कर चुकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, यूके यूएसए जितना बड़ा मार्केट नहीं है। यूके में इतनी जॉब नहीं जितनी यूएसए में, इसलिए यूके में आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी हो, अगर आपने वहां से पढ़ाई की, इसके चांसेस हमेशा कम रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग यूएस पढ़ने जाते हैं, यूके पढ़ने नहीं जाते हैं। तो भाई जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लॉज इन सूत्र मॉडल। देखिए सूत्र क्या है, सक्सेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच।
ये जो सूत्र मॉडल है इसको कोविड-19 की ट्रेजेक्टरी को इंडिया में पता करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फ्यूचर में कोविड-19 के कितने इन्फेक्शंस होंगे, किस हद तक लोग ससेप्टेबल हैं, कितने अनडिटेक्टिव केसेस हैं, कितने पॉजिटिव केसेस हैं, इसका प्रिडिक्शन करता है सूत्र मॉडल। इस प्रकार के प्रिडिक्टरी मॉडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन प्रिडिक्शन मॉडल्स के हिसाब से हमारी सरकारें डिसीजन लेती हैं। इस मॉडल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है। इसको आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर्स ने बनाया है। अब इस मॉडल को यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दिन के 4 लाख केसेस कोरोना वायरस के आ रहे हैं इंडिया में, और सूत्र को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है पेंडेमिक की, इसको कहीं ना कहीं सूत्र डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट दिमाग बिठा के, अपना दिमाग लगा के सूत्र के फ्लॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र मॉडल की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी वो फरवरी 2021 तक तो थोड़ी एक्यूरेट थी, लेकिन इसके बाद जो प्रिडिक्टिविटी थी वो थोड़ी खराब हो गई। इन्होंने डाटा सेंट्रिक अप्रोच को बोला जाता है माना। अभी इस डाटा सेंट्रिक अप्रोच में जो कैलिब्रेशंस रखे गए वो कैलिब्रेशंस गलत हो गए। जो कैलिब्रेशन सूत्र मॉडल में अडॉप्ट किए गए वो आईसीएमआर के सेरो सर्वे पे बेस्ड थे जो कि मई 2021 में आई थी। यहाँ पे बोला गया कि भाई 0.73% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट है। ये एक्चुअली में मई 2020 है शायद। उसके बाद देखिए कि जिस इक्वेशन के आधार पर सूत्र मॉडल ने फ्यूचर इन्फेक्शंस को और पीक की बात की, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व थे। अभी ये कॉन्स्टेंट्स जो है ये नंबर ऑफ इन्फेक्शंस पे रिलाई करते हैं, और इन्फेक्शंस की रिपोर्टिंग आपको पता है कि इंडिया में कितने गलत तरीके से की गई है। जितने इन्फेक्शंस रिपोर्ट किए जा रहे हैं एक्चुअली में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सूत्र मॉडल में एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये पैरामीटर्स कहीं ना कहीं वायरस के रियल डिटेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। प्लस हर इंडिविजुअल को यहाँ पे एक ही माना गया है, जबकि कुछ इंडिविजुअल सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, बिगर ट्रांसमिटर्स होते हैं, जैसे कि बार्बर हो गए, नाई की दुकान वाले हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस फैलता है। तो इन सब फैक्टर्स को कहीं ना कहीं सूत्र मॉडल में इग्नोर किया गया है, जिसके चलते सूत्र मॉडल सही समय पे कोरोना के खतरे को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और सेकेंड वेव इतनी भयंकर तरीके से फैल गई। तो सूत्र मॉडल को, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक किया है, खतरनाक तरीके से यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो सूत्र मॉडल क्या है, बस ये याद रखिएगा। सूत्र मॉडल के रिस्पेक्ट में आपसे किसी प्रीलिम्स के सवाल में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में या फिर पीसीएस के प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। भाई इंडिया में सर्विसेज एक्टिविटी 3 मंथ लो पे पहुंच गई अप्रैल में। सेकेंड वेव चल रही है कोविड-19 की, लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगे हैं, पूरा देश तो लॉकडाउन नहीं पर बहुत जगहों पे लोकल लेवल पे लॉकडाउन लगे हैं। आईएचएस मार्केट जो एनालिटिक्स फर्म्स है वो ये दिखाता है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है सर्विस सेक्टर का, वो मार्च में 54.6 पे था, अप्रैल में 54 पे आ गया। अब अगर आप परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करोगे तो इसके बारे में ये याद रखिएगा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 0 से 50 में 0 से 100 में होता है। अगर 50 से ऊपर है पीएमआई, मतलब उस सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है। अगर 50 से नीचे है तो मतलब उस सेक्शन में उस पर्टिकुलर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अगर वो इंडिकेटर 50 पे है मतलब उस सेक्टर में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये होता है पीएमआई। तो ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल में 54 है पीएमआई सर्विस सेक्टर का, तो इसका मतलब है सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन हुआ है। बट मार्च के रिस्पेक्ट में कम एक्सपेंशन हुआ है। मार्च में जो एक्सपेंशन था पीएमआई के हिसाब से वो 54.6 था, लेकिन अप्रैल में 54 है। तो एक्सपेंशन का जो रेट है सर्विस सेक्टर का वो अप्रैल में स्लो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। फिर इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है जिसमें रिस्पोंडेंट से उनका परसेप्शन पूछा जाता है। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनमें बहुत सारे लोगों में कह सकते हो कि आप एक सर्वे होगा, उस सर्वे में उनसे की बिजनेस वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाएगा। ओके, और उन की बिजनेस वेरिएबल्स को पिछले मंथ से कंपेयर किया जाएगा। तो इस पीएमआई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पीएमआई से बेसिकली उस पर्टिकुलर सेक्टर का बिजनेस सेंटिमेंट निकलता है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। ये जो आपका पीएमआई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग रिलीज होता है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग रिलीज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीएमआई को सर्विस सेक्टर के पीएमआई से जोड़ के एक कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स भी बनाया जाता है। ये जो पीएमआई इंडेक्स है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अलग है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्टिविटी दिखाता है इकोनॉमी में। ओके, आईआईपी की एक ब्रॉड इंडस्ट्रियल कवरेज है विद कंपेयर टू पीएमआई, लेकिन पीएमआई ज़्यादा डायनेमिक है। बट पीएमआई में एक्चुअल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नज़र नहीं आती है, ठीक है ना।
स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में पीएमआई में बस इतना ही नजर आता है कि कितना एक्सपेंशन हुआ और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नजर आती हैं। ओके, तो स्पेसिफिसिटी की बात की जाए तो आईआईपी ज्यादा स्पेसिफिक है व्हेन कंपेयर टू पीएमआई, लेकिन पीएमआई ज्यादा डायनेमिक है। तो अगर सेक्टर में, मार्केट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको पीएमआई ज्यादा कैप्चर करेगा, आईआईपी उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है G7 सीक्स कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। भैया ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज अभी मिली है और यहाँ पे उन्होंने बात की है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की फर्स्ट इन पर्सन टॉक्स हुई हैं 2 ईयर्स में। तो ये जो ग्रुप ऑफ 7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं, इन्होंने बैठ के बातचीत क्या क्या करी, तो भैया सबसे पहली बातचीत तो हुई ईरान और नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। फिर उसके बाद इन्होंने चाइना के ऊपर बात की थी। चाइना की मिलिट्री पावर बढ़ गई, चाइना की इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ रही हो, चाइना कहीं ना कहीं अपनी ताकत को असर्ट कर रहा है अपने घर पे भी, अपने इमीडिएट नेबरहुड में भी, दुनिया में भी। तो इसके चलते ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी नर्वस हो रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पूरी तरीके से ब्रिटेन को ये आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं हांगकांग के मुद्दे को लेके, जिनजियांग के मुद्दे को लेके। हांगकांग के मुद्दे में ब्रिटेन बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो हांगकांग था पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, फिर ब्रिटेन ने इसको हैंड ओवर कर दिया चाइना को, और कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना ने ब्रिटेन के साथ कि भाई इतने सालों तक, लगभग 50 सालों तक हम हांगकांग की ऑटोनॉमी को नहीं खत्म करेंगे। लेकिन अभी हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई है, मेनलैंड टाइप का डिक्टेटोरियल राज हांगकांग में भी स्टैब्लिश कर दिया गया। फिर जिनजियांग रीजन में भी अत्याचार करता है चाइना अपनी मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो उस रिस्पेक्ट में भी यूएस, ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। अगर आप G7 कंट्रीज की बात करो तो G7 कंट्रीज में कनाडा भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, जापान भी है। ये सब कहीं ना कहीं चाइना को लेके थोड़े से अवेयर है, बट सबकी अप्रोचेस थोड़ी थोड़ी अलग है। कुछ कंट्रीज लेके चाइना को लेके बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जा रही है, जैसे कि यूएस बिल्कुल एक्टिवली आप कह सकते हो प्रेशर डाल रहा है चाइना के ऊपर, ब्रिटेन भी थोड़ा एक्टिव प्रेशर डाल रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज थोड़ा बैक एंड में रह के काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जापान की बात मान लो, तो जापान के हमेशा से हिस्टोरिक टेंशन रहे चाइना के साथ, लेकिन जापान चाइना इन दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत तगड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जापान की इंडस्ट्रीज की जो मेजर सप्लाई लाइन्स हैं वो चाइना के अंदर है। तो इस रिस्पेक्ट में जापान चाइना के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्ते खराब होने से इकोनॉमिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं। फिर इन मिनिस्टर्स ने म्यांमार के कूप की भी बात की, क्लाइमेट चेंज की भी बात की, तो इन सब टॉपिक्स पे भी यहाँ पे बात हुई है। G7 की बात की जाए तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में बना था। ये ब्लॉक एनुअली मिलता है और कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी पे बात करता है। इसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है और ना ही यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी है जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। यूएस ने भी कॉल दी थी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि इंडिया को G7 का हिस्सा बनाया जाए, बट इंडिया का G7 का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अमीर कंट्रीज हैं और इंडिया गरीब कंट्री है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बाद तो हम ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि हम गरीब हैं और अभी भी हम डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत दूर हैं। चाहे हम कितने बड़े इकोनॉमिक पावर बन जाएं, चाहे हमारे यहाँ पे कितने बड़े बिलियनियर्स आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेजर तबका हमारे देश का गरीबी है। इस बात मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, जो कि सच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ आपको काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे।